हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वन शॉट ऑफ SVIL। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 मार्क का क्वेश्चन। इट मीन्स एक क्वेश्चन आना तो फिक्स है इस चैप्टर से। अच्छा, बच्चों को ना ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है बिकॉज इट इज़ अ प्रोसीजरल बेस्ड चैप्टर कि ये वाली कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो क्या प्रोसीजर होने वाला है। आई नो, एंड दैट इज़ वाई मेरे सभी नादान परिंदों के लिए मैंने बनाए हैंड रिटन नोट्स। यस, अपने ही इन हाथों से लिखकर मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं फॉर ईच एंड एवरी कन्वर्जन प्रोसेस, क्योंकि जो तुम PPT में देखते हो, मॉड्यूल में देखते हो या किसी और स्टडी मटेरियल में देखते हो, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। लेकिन वही चीज़ तुम्हें मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ने को मिलेगी तो वो इजी लगेगा। एंड नॉट ओनली दिस, वो हैंड रिटन नोट्स को, उस प्रोसेस को यू कैन राइट एज इट इज़ इन योर एग्जाम्स। यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया हुआ है। सो आई होप तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है प्रोसीजर वाली कैसे सॉल्व होगी, कितना पढ़ना है, वो अभी सॉल्व हो गई होगी। आई जस्ट वॉन्ट 1 आवर पूरा दिल और दिमाग इधर लगा दो एंड पूरा ये जो चैप्टर है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज तुम्हारे दिल और दिमाग में चला जाएगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला, बिजनेस एंटिटीज का कन्वर्जन। सो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इफ एट ऑल तुम्हारी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में या फिर पब्लिक प्राइवेट में हो रही है, सेक्शन 8 किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी LLP में हो रही है या फिर LLP कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कैसे कन्वर्ट होगी, क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहला, सेक्शन नंबर 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये सेक्शन पावर देता है अबाउट द कन्वर्जन कि कोई भी कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। इस पूरे चैप्टर में ये एक सेक्शन है जो पता होना चाहिए, दैट इज सेक्शन नंबर 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पावर देता है कि आपकी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है एंड इट विल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा एज जब तुम सेक्शन से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर प्राइवेट कंपनी। पूरे प्रोसेस को लॉजिकली समझोगे। इफ एट ऑल ये हमारी प्राइवेट कंपनी है, ये हमारी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। हमारी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट किस में होना चाहती हैं, पब्लिक कंपनी में। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या क्या चेंजेस होंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ। प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले समझेंगे कि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की कितनी ज़रूरत होती है। दीदी मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ओके। और मैक्सिमम तो लिमिट होती है प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स की, ओके। इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर ही चाहिए होते हैं। अबाउट द डायरेक्टर्स। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, LPR यानी कि प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन होते हैं। प्रोहिबिशन कि वो इनवाइट नहीं कर सकती हैं पब्लिक को, ठीक है। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन होता है टू ट्रांसफर द शेयर्स। सिर्फ इतना ही क्या, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि कंपनी के नाम के एंड में होगा प्राइवेट लिमिटेड एंड उससे पता चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है पब्लिक में, क्या क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहती है, क्या मैं कह सकती हूँ कि पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए होंगे, 7 लोग का होने चाहिए, मिनिमम 7 लोगों का साथ होना चाहिए, तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। कहने से नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, बिल्कुल, ओके। डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 3। तो अगर इस कंपनी में 2 ही डायरेक्टर थे तो डायरेक्टर्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्या मैं कह सकती हूँ बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक कंपनी कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सो नो प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन।
क्या नाम चेंज होगा? डेफिनेटली यस, नाम चेंज होगा। नाम के एंड में आएगा लिमिटेड। नेम कैसे एंड होगा? विथ लिमिटेड। सो क्या हम कह सकते हैं कि आपकी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज होगा? एलपीआर लिखा होता है ना, वो रिमूव होने वाला है। सो क्या मैं कह सकती हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर होंगे, चेंज होगा? एकदम लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करना। व्हेन आवर प्राइवेट कंपनी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, ये चीज़ें तो होगी, नॉर्मल सी बात है। अभी कुछ बेसिक स्टेप से तुम्हारी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो बेसिक स्टेप हम लोग डायरेक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। एंड डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है दैट इज बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग होती है। इस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाता है। बोर्ड रिजोल्यूशन किस चीज़ का? सबसे पहला कि हमारी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है हमारी पब्लिक कंपनी में, ठीक है। दूसरा कि कंपनी का एमओए एंड एओए चेंज होगा, ऑल्टर करेंगे। अभी कन्वर्जन क्या ये छोटा सा बात है? नहीं, आपकी कंपनी कन्वर्ट हो रही है, कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है, इट इज़ अ बिग मैटर। यानी कि हियर यू विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का अप्रूवल यहाँ पर चाहिए होगा। सो दैट इज वाई आपको फिक्स करना पड़ेगा डेट, डे, टाइम, प्लेस फॉर जनरल मीटिंग। अभी जनरल मीटिंग क्या? शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कहा जाता है जनरल मीटिंग। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो ये मीटिंग जिस भी डेट को होने वाली है डायरेक्टर्स को बताना तो पड़ेगा। कैसे बताओगे? नोटिस इशू होता है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस में। जब भी बोर्ड मीटिंग है उससे एटलीस्ट 7 डेज पहले नोटिस भेजा जाएगा सारे के सारे डायरेक्टर्स को, ठीक है। जनरल मीटिंग हो रही है तो जनरल मीटिंग का भी नोटिस भेजा जाएगा। ऑथोराइज करते हैं एक पर्सन को जो कि नोटिस भेजेगा, आरओसी के साथ फाइलिंग करेगा, उस पर्सन को ऑथोराइज करते हैं। बेसिक स्टेप है। जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है 21 क्लियर डेज पहले। 21 क्लियर डेज पहले। अब ये क्लियर डेज का मतलब क्या? क्लियर डेज बेसिकली मीन्स कि नोटिस देने का दिन, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो और जिस दिन मीटिंग हो रही है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। 21 क्लियर डेज में डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस एंड द डेट ऑफ मीटिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड। कैसे? नोटिस देने का दिन नहीं गिनेंगे, जिस दिन मीटिंग हो रही है नहीं गिनेंगे उसे, एंड दैट इज व्हाट क्लियर डेज मीन्स। अभी प्रोसेस हमें समझ आया, बेसिक्स समझ आया होगा। सी यही बेसिक मैंने बता रखा है। कन्वर्जन हो रहा है प्राइवेट से पब्लिक में। डायरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे, अगर डायरेक्टर्स 2 ही है तो एलपीआर रिमूव करोगे, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, एंड इसीलिए एमओए एओए ऑल्टर हो जाएगा। सो पहले स्टेप में क्या होगा? बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? मेरे साथ रिपीट करो इफ़ यू वांट कि ये चैप्टर दिमाग में बैठ जाए, तुम्हें समझ आए तो रिपीट करना पड़ेगा, है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करें तो 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा फॉर कन्वर्जन। अच्छा, डिसाइड करेंगे डे, डेट, टाइम, प्लेस जनरल मीटिंग के लिए। एक पर्सन को ऑथोराइज करेंगे जो कि जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेगा, और एक पर्सन को ऑथोराइज करेंगे जो कि आरओसी के साथ फाइलिंग करेगा। पहला स्टेप बोर्ड मीटिंग हो गया। दूसरे स्टेप में अब क्या करेंगे? ये जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग का डेट फाइनल किया था ना, उस दिन जनरल मीटिंग करेंगे। सो होल्ड जनरल मीटिंग। क्या करेंगे जनरल मीटिंग में? यहाँ पर रिजोल्यूशन पास करेंगे एंड दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन।
स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% ऑफ द मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए फॉर द कन्वर्जन. एज आई हैव टोल्ड यू, जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? अभी अभी देखा था 21 क्लियर डेज पहले जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है. ये प्रोविजन यू आर गोइंग टू रीड इन कंपनी लॉ एज वेल, पढ़ा होगा. 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाता है, मतलब कम से कम 21 दिन पहले तो नोटिस भेजना ही है. अच्छा, क्या मैं 7 डेज पहले नोटिस भेज सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, 21 क्लियर डेज पहले भेजना है, मतलब 25 दिन पहले भेज सकती हूँ, 30 डेज पहले भेज सकती हूँ. क्या ये शॉर्ट टर्म नोटिस जा सकता है? क्या क्वेश्चन आता है मीटिंग बुला रही हूँ, मेरे को 2 दिन पहले नोटिस भेजना है, चलेगा क्या? सो देयर इज अ प्रोविजन जहाँ पर शॉर्ट टर्म नोटिस भी अलाउड है, बट अगर 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वाले लोगों ने अप्रूव कर दिया है तो शॉर्ट टर्म नोटिस भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है, ये हमारी मेजर स्टेप्स है. अभी फॉर यू ऑल मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर भी लिखा है कि कैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी. व्हाट इज़ द प्रोसीजर, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. हम देखेंगे इसे. कन्वर्जन कौन हो रहा है कन्वर्ट? हमारा प्राइवेट टू पब्लिक. ये स्टेप बार बार आ रही हैं, यानी कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा. किस चीज़ के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा? बिलीव मी, ये कॉमन स्टेप है. जितने भी कन्वर्जन पढ़ोगे उसमें एक कॉमन स्टेप है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा कन्वर्जन के लिए. डायरेक्टर्स कम है तो डायरेक्टर्स को इंक्रीज करो, मेंबर कम है तो उन्हें इंक्रीज करो, डे डेट टाइम प्लेस फिक्स करो, एक पर्सन को ऑथोराइज करो जो कि जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेगा, एंड एक पर्सन को ऑथोराइज करो जो कि आरओसी के साथ फाइलिंग करेगा. खत्म. अभी जनरल मीटिंग होल्ड करोगे. जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग. अब ये नोटिस भेज किसको रहे हम? आप नोटिस भेजते हो मैड को. याद करने की टेक्निक है मैड, यानी कि मेंबर्स को, ऑडिटर्स को एंड डायरेक्टर्स को. याद करने की टेक्निक क्या है? मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स, इन्हें भेजा जाता है नोटिस. शॉर्टर नोटिस अलाउड है अगर 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वाले लोगों ने अप्रूव कर दिया. हमने जनरल मीटिंग होल्ड करी. जनरल मीटिंग में क्या करेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे. क्वेश्चन आता है किस चीज़ का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे? द स्पेशल रिजोल्यूशन विल बी पास्ड फॉर कन्वर्जन. क्या हो रहा है यहाँ पे? टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कन्वर्जन हो रहा है तो एसआर पास करोगे कन्वर्जन के लिए. ठीक है, और एसआर पास करोगे एमओ एंड एओए को ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि एलपीआर रिमूव करना है, लिमिटेशन प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन, इसीलिए एमओए एओए ऑल्टर होगा, उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा. अभी एक बात दिमाग में बैठा दो, है ना, एक बात दिमाग में बैठा दो, जहाँ जहाँ एसआर, क्या बोला? जहाँ जहाँ एसआर वहाँ वहाँ एमजीटी 14. अच्छा, जहाँ जहाँ एसआर वहाँ वहाँ एमजीटी 14 मीन्स जब भी कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा वहाँ पर एक फॉर्म फाइल करना होगा आरओसी के साथ कंपलसरी, एंड द नेम ऑफ द फॉर्म इज एमजीटी 14. कितने दिनों में फाइल करना होगा? द टाइम लाइन इज 30 डेज. मतलब जब भी तुम देखोगे कि कंपनी में एसआर पास हो रहा है, आंख बंद करके एक फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म एमजीटी 14. कितने दिनों में? 30 डेज में. किसके पास? आरओसी के पास. तुम्हें पता है ना, कंपनी में कुछ भी हो रहा है आरओसी को सब पता चलना चाहिए. पत्ता भी हिल रहा है, आरओसी बोले अरे अरे क्या हुआ, बताओ बताओ. तो वैसे ये तो कन्वर्जन है, बड़ा मैटर है, इसीलिए फॉर्म एमजीटी 14 फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी के पास. अभी एमजीटी 14 के साथ कुछ अटैचमेंट जाते हैं, और जहाँ अटैचमेंट होता है ना तुम्हारा दिल धक धक करता है, और आईसीएसआई का वही फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या अटैचमेंट जाएगा यहाँ पर. बिकॉज हम आरओसी को बता रहे हैं, हम कन्वर्जन कर रहे हैं, अटैचमेंट में वही चीज़ें जाएगी जो अभी तक हुई है. कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली समझो. बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी कॉपी. स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी कॉपी. एओए एमओए ऑल्टर हुआ, वो ऑल्टर्ड एमओए एओए एंड प्रपोजल फॉर कन्वर्जन. ये 4 चीज़ें एमजीटी 14 के साथ चली जाएगी आरओसी के पास. अभी क्या? अभी कन्वर्जन के लिए फॉर्म फाइल करोगे, एंड द फॉर्म फॉर कन्वर्जन इज INC
INC-27, ठीक है। INC-27 फॉर्म फाइल करेंगे कन्वर्जन के लिए जब आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है। ROC के पास ROC सेटिस्फाइड है कि सब कुछ सही है, ROC इशू करेगा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे 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 मेरे नादान परिंदो, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों? कंपनी बनी थोड़ी नहीं है, कंपनी तो कन्वर्ट हुई है। सो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों, बताओ? इसलिए क्योंकि कंपनी का नाम चेंज हुआ एंड दैट इज वाई ROC विल इशू न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये फॉर्म याद करने की टेक्निक बताती हूँ। फॉर्म क्या है? INC-27। अभी सुनो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं। यस तो जब भी 2 से 7 हो रहे मेंबर्स यानी कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर 7 से 2 हो रहे मेंबर्स यानी कि पब्लिक से प्राइवेट में हो रहे हैं या प्राइवेट से पब्लिक में हो रहे हैं, फॉर्म क्या जाएगा? 27 जाएगा। समझा? 2 से 7 हो रहे हो या 7 से 2 हो रहे हो, प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, फॉर्म 27 जाएगा। एंड दैट इज इट अबाउट द कन्वर्जन वाला पार्ट। मैम अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोसीजर बताओ, क्या हम इतना लिखेंगे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे एंड इतना ही लिखना है तुम्हें, राइट? एकदम बहुत ही प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से नोट्स है। बिलीव मी, इन नोट्स को इनकलकेट करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट मेरे सारे एफर्ट्स फुलफिल हो जाएंगे, वर्थ इट हो जाएंगे इफ़ यू गाइज आर मेकिंग यूज़ ऑफ दीज नोट्स। अगर तुम इस नोट्स को लिख रहे हो, इससे पढ़ रहे हो, इससे समझ रहे हो, तो मुझे लगेगा कि हाँ, हमने जो मेहनत करी है वो सारी की सारी फुलफिल हुई है। एंड दैट वुड आई ऑल्सो लाइक टू नो, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स में कि नोट्स कैसे लग रहे हैं, कितना हेल्पफुल है। अच्छा, अभी हमारी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हुई है, तो क्या कोई बेनिफिट है जब प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होती है? आर देयर एनी बेनिफिट? सबसे पहला तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ग्रेटर रिलायबिलिटी से जनरली लोग डिपेंड होते हैं किस पे? पब्लिक कंपनी पे, तो आपको थोड़ा रिलायबिलिटी ज़्यादा आएगा, बिकॉज पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज जहाँ पर लॉज रूल्स रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, अथॉरिटीज़ उन्हें गवर्न करती है, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा है। शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, आप लोगों से कैपिटल रेज कर सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो पब्लिक को, सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज़, और फ्यूचर में एक्सपांशन कर सकते हो। दीज आर द बेनिफिट्स जब तुम्हारी प्राइवेट कंपनी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। अच्छा, अभी कन्वर्ट तो हो गई, डोंट यू थिंक कि कुछ पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए? बिकॉज हमारी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई है ना, तो कन्वर्जन के बाद की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन, पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इट वॉज योर पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ICSI। एंड अगेन इसको भी मैंने मेरे हैंड रिटन नोट से लिखा है। क्या पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट, एक मज़े की बात बताऊं, किसी भी कंपनी का पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट पूछे, चाहे प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, पब्लिक से प्राइवेट हो रही है, द पॉइंट विल रिमेन द सेम रहेंगे। अभी देखेंगे, सबसे पहला फ्रेश पैन कार्ड इशू होगा, ओके, क्योंकि आपकी कंपनी ही चेंज हो गई, स्टेटस चेंज हो गया है। आपकी MOA एंड AOA की जो कॉपीज़ है, हर कॉपी में यू हैव टू मेक द चेंजेस। बैंक अकाउंट अपडेट होगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट होगी, बिकॉज जो बैंक अकाउंट होता है वो कंपनी के नाम से होता है, प्राइवेट से भी पब्लिक में हो गई है, तो बैंक अकाउंट अपडेट होगा। आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ को बता दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दो कि हमारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो गई है। जितनी भी सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि GST डिपार्टमेंट हो गया है या कोई और अथॉरिटी है, उन्हें भी बताना रहेगा। नेक्स्ट, एक फ्रेश रबर स्टैम्प जिसमें कंपनी का नाम होगा वो अरेंज कराना होगा। ऑल्सो द कॉमन सील, अगर तुम्हारी कंपनी में कॉमन सील है, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, उधर कंपनी का नाम लिखा होता है रबर स्टैम्प पे, बिकॉज कंपनी का नाम चेंज हो गया है, उस केस में फ्रेश रबर स्टैम्प अरेंज करवाना रहेगा। एंड कंपनी का पुराना नाम एज वेल एज नया नाम वो आपको प्रिंट कराना रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years।
मान लो तुम्हारा पहले नाम था, लेट अस अस्यूम तुम्हारा पहले नाम था मीनाक्षी, तुमने बोला नहीं यार अभी मीनाक्षी नहीं, मुझे ना अपना नाम चेंज करना है, मुझे रखना है माही। तो लोगों को तो यही पता है ना तुम्हारा नाम मीनाक्षी है, तो क्या बोला, पुराना नाम और नया नाम दोनों को एक साथ लिखो। कैसे लिखा जाएगा, माही प्रीवियसली नोन एज मीनाक्षी। वैसे ही यहाँ पर कंपनी का फॉर्मर नेम यानी कि पुराना वाला नाम, पास्ट में जो नाम था वो, और एज वेल एज न्यू नेम दोनों ही अफिक्स किया जाएगा। एंड दीज आर द पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स विच कैन बी यूज्ड इन एनी कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी चेंज हो रही है, यही सेम रिक्वायरमेंट है। जस्ट गिव इट अ गुड रीड। ओके सी, ये तुम्हें पीपीटी नोट्स में भी मिल जाएगा एंड दिस इज व्हाट जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में भी तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट कन्वर्जन विच इज जब हमारी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कहने से उसका अपोजिट। पहला प्राइवेट टू पब्लिक देखा, अभी हम देख रहे हैं पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी। कुछ चीज़ें सेम रहेगी। सबसे पहला क्या होगा, देखो 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 लॉजिकली पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है, चेंजेस क्या क्या होंगे। जब पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहला चेंज ये होगा कि तुम्हारी पब्लिक कंपनी में तो मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, पर प्राइवेट कंपनी में तो लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। सो कहने से कि यहाँ पर ना नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो जाएंगे। अगर मोर देन 200 है तो रिड्यूस करने पड़ेंगे। ओके क्या मैं कह सकती हूँ MOA AOA चेंज करना पड़ेगा, लिमिटेशन प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन ऐड करो, तो MOA एंड AOA ऑल्टर होगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या डायरेक्टर्स कम करने पड़ेंगे क्या? सुनना, पब्लिक है, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते, प्राइवेट में मिनिमम 2। तुम्हारी कंपनी में 3 डायरेक्टर है, क्या वो कम करने पड़ेंगे? नो नहीं नको, अरे बाबा कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा है तो चलेगा ना, ठीक है। तो डायरेक्टर्स को कम करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, ये चेंजेस आएंगे, नेम चेंज होगा, प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन ऐड होगा। अभी फर्स्ट 2 to 3 पॉइंट विल रिमेन सेम। कहने से बोर्ड मीटिंग करो, सबसे पहले मेरे साथ बोलो बोर्ड मीटिंग करो। अच्छा बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले पास करोगे? नोटिस 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस दो। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, किस किस चीज़ के लिए? सेम पॉइंट है, कन्वर्जन के लिए पहला। ओके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑल्टर करोगे, डेट टाइम प्लेस फिक्स करोगे जनरल मीटिंग का, एक पर्सन को ऑथोराइज करोगे ROC के साथ फाइलिंग करने के लिए, एक पर्सन को ऑथोराइज करोगे जनरल मीटिंग का नोटिस के लिए। पहला पॉइंट डन। दूसरा जनरल मीटिंग करो, जनरल मीटिंग का नोटिस दो, किसको दोगे? मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, मैड को। कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। अभी जनरल मीटिंग को होल्ड करो। जनरल मीटिंग होल्ड करके क्या करेंगे? चाय नाश्ता? नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। काई का स्पेशल रिजोल्यूशन? कन्वर्जन का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को ऑल्टर करने का। जैसे ही तुमने सुना स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या आया दिमाग में? MGT 14, जहाँ जहाँ SR वहाँ MGT 14। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, अभी MGT 14 फाइल करोगे 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट सेम है, डिट्टो कॉपी सेम पिंच। ठीक है, अभी जाते हैं हम आगे कि क्या हो रहा है। पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन, MGT 14 फाइल किया 30 डेज के अंदर। अभी बिकॉज आपकी ये पब्लिक कंपनी यानी कि बड़ी कंपनी, अभी ये छोटी में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें डर लगता है। देखो आप छोटी पोजिशन पर, आप बड़ी पोजिशन पर जा रहे हो, वहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई बड़ी पोजिशन है और बड़ी पोजिशन से छोटी पोजिशन पर है, तो हमें लगता है कि दाल में कुछ काला तो नहीं है ना, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं
नहीं है ना, एंड इसीलिए यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले तो आरओसी का ही था, लेकिन यहाँ पर आरडी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये जो जनरल पब्लिक है उनका पैसा लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा। आरडी को तो एप्लीकेशन भेजेंगे ही, आरडी को एप्लीकेशन भेजने से एटलीस्ट 21 डेज पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कहाँ करेंगे? इंग्लिश न्यूज़पेपर में करेंगे। कौन से फॉर्म में? 25A फॉर्म में, INC 25A में हम एडवर्टीजमेंट देंगे दैट हमारी पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? क्या हो रहा है? टाइमलाइन पे कंफ्यूज कतई नहीं होना है। यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है, बट समझो कुछ चीज़। ये टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यू विल फाइंड द हैंड रिटन नोट्स ऑफ योर मेहंदी दीदी। ऐसे ही नहीं बोलते हैं हम कि SBIL होगा इजी विद योर CS मेहंदी दीदी। बिलीव मी, जनरल मीटिंग करी हमने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, 30 डेज़ के अंदर MGT 14 फाइल कर दिया। अभी जब से SR पास हुआ है वहाँ से ही 60 डेज़ के अंदर अंदर किसको एप्लीकेशन देनी है? रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देनी है। कहाँ से? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, वहाँ से 60 डेज़ के अंदर अंदर ID को बताना है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं फॉर्म RD1 में। तुम एप्लीकेशन RD को दे रहे हो, उससे एटलीस्ट 21 डेज पहले एडवर्टाइजमेंट भी करना है इन फॉर्म INC 25A इन न्यूज़पेपर। आई होप द टाइमलाइन इज क्लियर। कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, 30 डेज में MGT 14, SR पास हुआ, वहाँ से 60 डेज में एप्लीकेशन भेजो किसको? RD को, RD1 में। तुम RD को एप्लीकेशन भेज रहे हो, उससे एटलीस्ट 21 डेज पहले ना एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए न्यूज़पेपर में। क्यों? क्योंकि आप पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भेजोगे, लोगों के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए RD तुम्हारी एप्लीकेशन को या तो अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। इसीलिए उसको एप्लीकेशन भेजने से 21 डेज पहले एडवर्टाइजमेंट जाता है। आई होप वी आर क्लियर। यू कैन सी कि कंपनी एडवर्टाइज करता है एप्लीकेशन, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में। कौन से फॉर्म में? INC 25A में। कैसे याद करोगे? A से एडवर्टीजमेंट, ठीक है। A में क्या बता रहा है? 25A में एडवर्टीजमेंट जाएगा। यहाँ पर कितने दिन पहले? 21 डेज बिफोर सेंडिंग एन एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। अभी कंपनी ने एप्लीकेशन भेज दी है रीजनल डायरेक्टर को। यस मेरे नादान परिंदों, फॉर्म याद करना है, ठीक है, फॉर्म नंबर्स पढ़ने। एप्लीकेशन गई रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म RD1 में। यह एप्लीकेशन अकेले नहीं जाएगी, इसके साथ अटैचमेंट्स आते हैं, एंड अगैन जहाँ पर अटैचमेंट्स गए इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ICSI को मज़ा आता है अटैचमेंट वाले क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि बच्चे को परेशानी होती है, एंड इसीलिए अटैचमेंट भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। यू कैन सी कि अटैचमेंट्स क्या क्या जाएंगे। सबसे पहला EMOA और AOA जाएगा, क्योंकि वो चेंज हुआ है। बोर्ड रेजोल्यूशन हमने पास किया, उसकी कॉपी जाएगी। जनरल मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग के मिनट्स जाएंगे। अभी मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स आर द समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, कि ये बातें डिस्कस हुई है हमारी मीटिंग में, राइट। डिक्लेरेशन जाएगा KMP से, कि कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है। KMP डिक्लेरेशन भेजेंगे, साथ ही साथ KMP बताएंगे कि हमारे जो मेंबर्स से वो 200 ही है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, मैक्सिमम 200 की ही लिमिट है। नेक्स्ट में KMP डिक्लेरेशन देंगे कि हमारा कोई भी रिजोल्यूशन पेंडिंग नहीं है, कंपनी अभी तक कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुई है। KMP डिक्लेरेशन देंगे यहाँ पर कि जो भी कंपनीज एक्ट के रेलिवेंट सेक्शंस एंड लॉज हैं वो कंप्लाई किए हैं, वो हमने फॉलो किए हैं। कंपनीज एक्ट के रेलिवेंट सेक्शंस एंड लॉज, यू डोंट नीड टू गो डीप इनटू द पर्टिकुलर सेक्शन, हम रेलिवेंट वर्ड यूज़ करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की लिस्ट जाएगी अटैचमेंट में।
एक एफिडेविट जाएगा विच शुड बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, यस यू गाइस। एंड अगर सीएस नहीं है तो यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे, जिसमें से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। कि दीदी ये एफिडेविट में लिखा क्या होगा? एफिडेविट में एक डिक्लेरेशन होगा कि जितनी भी बातें यहाँ पर कही गई है दोज आर ट्रू, करेक्ट एंड फेयर। ये डिक्लेरेशन को साइन करता है हमारा सीएस। ये क्या है? सारे के सारे अटैचमेंट्स है जो एप्लीकेशन फॉर्म ID1 के साथ जाते हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है एंड दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम अपने नोट्स देखोगे ना या फिर मॉड्यूल देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना सिंपलीफाई एक एक प्रोसीजर किया है। मेरे बहुत सारे नादान परिंदे बोलते हैं कि मैम आपके हैंड रिटन नोट्स तो जादू है जादू। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि क्या जादू की तरह काम कर रहे हैं क्या ये हैंड रिटन नोट्स। चल अभी क्या किया हमने, एप्लीकेशन भेजी आईडी को कि लो आईडी एप्लीकेशन फॉर्म ID1 में इतने सारे अटैचमेंट्स भी भेजे। उससे पहले हमने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया था 21 डेज पहले। आईडी के पास एप्लीकेशन आई, आईडी सोचेगा एक्सेप्ट करूँ कि रिजेक्ट करूँ। आईडी देखेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया 30 डेज में तो एप्लीकेशन हो जाएगी एक्सेप्ट, किसी को दिक्कत ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया एप्लीकेशन एक्सेप्ट। अगर ऑब्जेक्शन आया है तो उस केस में क्या है, आईडी हियरिंग करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर हियरिंग करेगा, दोनों ही पार्टीज की बात सुनेगा एंड अकॉर्डिंगली या तो आईडी अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। बट येस इफ एट ऑल आईडी रिजेक्ट करता है तो वो रीज़न बताएगा कि क्यों रिजेक्ट किया है। एंड दैट इज़ हाउ हमारी यहाँ पर कंपनी कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने तुम्हें सिंपलीफाई करवा दिया है। ठीक है, सी अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ है 30 डेज में, आईडी क्या करेगा, अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन यहाँ पर। फिर अब ये एप्लीकेशन हम आरओसी के पास फाइल करेंगे कि आरओसी सुनो आईडी ने हमारी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी। अभी तक पिक्चर में आरओसी नहीं आया था, अभी आईडी ने जैसे ही अप्रूव किया हम आरओसी को यहाँ पर बताएंगे, आरओसी के साथ फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म INC 27। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कन्वर्जन का फॉर्म है फॉर्म INC 27। 2 से 7 हो रहे हो या 7 से 2 हो रहे हो, फॉर्म कौन सा जाएगा, INC 27। पॉइंट टू बी नोटेड, जब यहाँ पर फॉर्म जाता है INC 27, साथ में ना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जाता है फॉर्म नंबर RD1 का। ये RD1 कौन सा फॉर्म है, जो हमने रीजनल डायरेक्टर के पास भेजा था। इन फॉर्म में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा INC 27 में। साथ ही साथ ऑल्टर्ड MOA ऑल्टर्ड EOA जाएगा ROC के पास, कितने दिनों के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर। सो कहने से RD ने ऑर्डर पास किया है, वहाँ से 15 डेज के अंदर अंदर ROC को भेजना है फॉर्म INC 27 विथ सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंड ऑल्टर्ड EAOA एंड MOA। लास्टली सब कुछ सही है तो ROC इशू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड बधाई हो, हमारी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो चुकी है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेनिफिट है जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी। सबसे पहला तो बड़ी कंपनी थी अभी छोटी कंपनी हो गई है, कहने से इसमें कंप्लाइंसेस कम हो जाएंगे। हाँ अच्छा, लोग भी कम हो जाएंगे, मेंबर्स विल बी फ्यू, कंट्रोल बेटर रहेगा क्योंकि लोग कम हैं यहाँ पर। एंड इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और वहाँ पे कंपल्शन नहीं है। दीज आर द बेनिफिट्स एंड आई होप कि हमारा पब्लिक को प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो प्रोसीजर तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चला गया होगा बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। और ये सभी को लेंदी लगता है बट आई होप ये हैंड रिटन नोट्स से चीज़ें तुम्हें समझ आई होगी। Next, moving on to the conversion of Section 8 company into any other company. सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही। अरे 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 रुको ज़रा बताओ ये सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी है? वही वाली क्या? वही हाँ वही वाली, वो चैरिटी वाली कंपनी। सेक्शन 8 इज़ अ कंपनी जिसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर।
ठीक है, ये सेक्शन 8 कंपनी तुम्हें किसी और कंपनी में कन्वर्ट करनी है, तो कैसे कन्वर्जन होगा यहाँ पर व्हेन योर सेक्शन 8 कंपनी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर कंपनी? सेम प्रोसीजर, बोर्ड मीटिंग करो, सेम बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो कन्वर्जन के लिए, डेट टाइम प्लेस फिक्स करोगे, 7 डेज का नोटिस जाएगा। अभी ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आने चाहिए, जैसे सुबह उठते से ही तो हमारे दिमाग में आता है ना कि फ़ोन ले लेता हूँ, ऑटोमेटिकली फ़ोन आ जाता है हाथ में, रात में सोने से पहले आ जाता है। वैसे इस टाइम पर आनी तो बुक्स चाहिए, पर ठीक है। तो वैसे ही अभी बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग वाले पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आने चाहिए। जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है, होल्ड ऑन, हर कंपनी में नोटिस जाता है 21 क्लियर डेज पहले, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में वो नोटिस आएगा 14 डेज पहले। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 कंपनी को रिलैक्सेशन मिलता है, तो 14 डेज पहले नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग करेंगे, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन के लिए एंड ऑल्टर करेंगे MOA AOA। अभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, कहने से नेक्स्ट पॉइंट में MGT 14 फाइल करोगे 30 डेज के अंदर अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ वहाँ से MGT 14 के साथ अटैचमेंट जाएंगे, वही सेम बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी कॉपी, SR पास हुआ उसकी कॉपी, ठीक है, MOA और AOA की ऑल्टर्ड कॉपी, सिंपल। अच्छा, फिर क्या है, INC 18 जाएगा RD के पास और ROC के पास। अगैन तुम्हारी सेक्शन 8 कंपनी थी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, अब वो किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग होगा, तो यहाँ पर भी रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। फॉर्म कौन सा फाइल करोगे? INC 18। कैसे याद करोगे? सेक्शन 8 कंपनी, 8 तो है, 8 के आगे 1 लगाना है। हाँ, ऐसे ही तरीके से, अभी लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो मैम, लेकिन इन्हीं तरीक़ों से चीज़ें याद होती। सेक्शन 8 1 लगा दो। सो फॉर्म 18 में आप इंटीमेट करोगे ROC और RD को, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करोगे। 18 के बाद आता है 19 में एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगा, यहाँ पर एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में। वर्नेक्यूलर मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। आरडी ने अगर ऑर्डर पास कर दिया है, रीजनल डायरेक्टर ने ऑर्डर दे दिया है कन्वर्जन का, दिस ऑर्डर ऑफ आरडी विल टू बी फाइल्ड विद आरओसी एंड फाइनली आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। दो फॉर्म से 18 एंड 19 एंड येस दिस इज़ हाउ जब हमारी सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट होती है किसी और कंपनी में। अगेन यहाँ पर समरी भी दी गई है, एक बार देख लो ये हैंड रिटन नोट्स को। ठीक है, सेक्शन 8 किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग का नोटिस 14 डेज पहले जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ है तो MGT 14 फाइल करेंगे, उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स चाहिए। कन्वर्जन के लिए फॉर्म है फॉर्म INC 18। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में। RD ने ऑर्डर दे दिया है कन्वर्जन का, देन दैट ऑर्डर ऑफ RD हैज़ टू बी फाइल्ड विद ROC एंड फाइनली ROC तुम्हें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ठीक है, अभी हमारी क्योंकि ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ये किसी और कंपनी में कन्वर्ट हुई है, क्या कुछ इफेक्ट है? अभी क्या होगा, सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या इफेक्ट है। बिकॉज वो सेक्शन 8 कंपनी थी ना, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस और एग्जाम्पशंस मिलते थे। अभी मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये अभी किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो गई है तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स, एग्जाम्पशन या प्रिविलेजेस मिलेंगे क्या? अब तो नहीं मिलेंगे ना। येस, तो कोई भी बेनिफिट, प्रिविलेजेस, एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको रिलेट करो उस चीज़ से बैक इन योर स्कूल डेज। स्कूल डेज में अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मैम है, तुम्हारी कोई टीचर है और उनका बच्चा तुम्हारी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है,
तो तुम्हें लगता है यार इसको तो पक्का कोई स्पेशल बेनिफिट मिलता होगा, क्योंकि इसकी मम्मा ही तो टीचर है हमारे स्कूल में ना, तो इससे तो बेनिफिट मिलता होगा। और जो कि एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा मिलता भी था। अभी समझो उसकी मम्मा स्कूल छोड़ के चली गई, क्या अब उसे बेनिफिट मिलेगा, क्या उसे प्रिविलेजेस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। लाइक वाइज ये सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो भी बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी को मिलते थे वो बेनिफिट, वो प्रिविलेजेस, वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है अब आपको क्या करना है, ये सेक्शन 8 कंपनी के सारे एसेट को सेल कर दो। एसेट को सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज क्लियर करो, सप्लायर्स के ड्यूज थे उसे क्लियर करो, क्रेडिटर का पैसा था उसे पैसा को रीपे कर दो। अच्छा, आपने सारी लाइबिलिटीज क्लियर कर दी और क्लियर करने के बाद भी पैसा बचा है, सरप्लस है, पैसा है, तो अभी क्या करना है, अब उस कैश को ट्रांसफर करना है IEPF में, इट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 30 डेज के अंदर अंदर उस सरप्लस पैसे को ट्रांसफर कर देना है। लास्टली, अगर सेक्शन 8 कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी थी, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी ने प्रॉपर्टी परचेज करी थी और अभी तुम्हारी सेक्शन 8 कंपनी तो कन्वर्ट हो रही है किसी और कंपनी में, तो यहाँ पर बोला गया सेक्शन 8 कंपनी को प्राइस देना पड़ेगा, डिफरेंस प्राइस। देखो सेक्शन 8 कंपनी ने क्योंकि कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी ना, तो होता है कि उसकी परचेज प्राइस जनरली कम होती है देन द मार्केट प्राइस, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी वो चैरिटी वाली कंपनी। लेट अस अज्यूम सेक्शन 8 कंपनी ने वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी 5 lakhs में, बट मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रही है 6 lakhs। अब आपकी सेक्शन 8 कंपनी नहीं रही है, वो किसी और में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर बोला गया है इसे डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा मार्केट प्राइस के बीच का और परचेज प्राइस के बीच का, दैट इज जैसे 1 लाख रुपीज पे करने होंगे। एंड दीज आर द इफेक्ट व्हेन योर सेक्शन 8 कंपनी गॉट्स कन्वर्टेड इनटू एनी अदर कंपनी। ठीक है, दिमाग में चला गया है, जा रहा है दिमाग में, थोड़ा थोड़ा जा रहा है या पूरा पूरा जा रहा है, बताना जरा। अच्छा, नव योर कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू LLP। यस यस यस, कंपनी किसी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, LLP में कन्वर्ट हो रही है। कंपनी LLP, कंपनी LLP, यस यस यस। कंपनी क्या होती है हमें पता है, LLP एज पर LLP एक्ट 2008। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो अभी हमारा कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू LLP में कन्वर्ट हो रहा है। LLP एज पर LLP एक्ट 2008, जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज कंपनी दोनों का ही हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। क्या कन्वर्जन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। 3 स्टेप्स कॉमन सेम रहेगी, बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो कन्वर्जन के लिए, ठीक है। पर कंपनी में तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स होते हैं और LLP में कौन होते हैं? पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद जनरल मीटिंग करेंगे, जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा 21 क्लियर डेज पहले, सारे मेंबर्स को, ऑडिटर्स को एंड डायरेक्टर्स को चला जाएगा। किसको? मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स को। यहाँ पर जनरल मीटिंग में हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, SR पास हुआ है, वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर ROC के पास फॉर्म MGT 14 फाइल करना है। किसके पास? ROC के पास। अच्छा, ये कॉमन स्टेप है। अभी बिकॉज इट इज़ अ कंपनी, तो नाम के एंड में वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड होगा या फिर लिमिटेड होगा, और अभी ये LLP है, तो क्या मैं कह सकती हूँ LLP में तो नाम के एंड में LLP आता है, नेम इज गोइंग टू बी चेंज्ड,
अब आपको नेम अवेलेबिलिटी चेक करने की, क्या हमारा नेम अवेलेबल है, एंड अवेलेबल है तो उसे रिजर्व करा दो ऑन द रन LLP पोर्टल। याद करो LLP चैप्टर पढ़ा हमने, LLP पोर्टल पे रिजर्व यूनिक नेम, रन LLP पोर्टल पर आप नाम रिजर्व करवा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नाम रिजर्व करवा देंगे। एंड बिकॉज इट इज़ अ LLP, तो LLP के लिए फॉर्म फाइल होगा, फॉर्म फिलिप मतलब क्या, भूल गए क्या, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ LLP। फॉर्म फिलिप फाइल करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या है, LLP का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, एंड उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए कि यही एड्रेस है। सो प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रूफ किस फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेस्ट यूटिलिटी बिल। व्हाट इज यूटिलिटी बिल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के फॉर्म में हो सकता है। देन NOC फ्रॉम द ओनर, अगर ओनर है तो उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, रेंट या लीज पर प्रॉपर्टी ली है तो आपने, ठीक है। सब्सक्रिप्शन शीट चाहिए प्रमोटर से, LLP का डिटेल चाहिए कि अब इस LLP में कौन पार्टनर बनने वाला है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है, ये जो डायरेक्टर है ये DPs बन रहे हैं क्या। अच्छा, किसी और LLP में, किसी और कंपनी में भी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लास्टली जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है उनका कंसेंट चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट चाहिए। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो फिलिप के साथ फाइल करने हैं हमें LLP के लिए। किसके पास फाइल कर रहे हैं, ROC के पास, ठीक है। ROC के पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो जाएंगे। अच्छा, फिर फॉर्म जाता है फॉर्म नंबर 18। ये फॉर्म 18 भी फाइल करना है। इस फॉर्म में डिटेल्स क्या होगी, शेयर होल्डर के स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज अ कंपनी एंड नाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू LLP। तो अभी तो शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर की स्टेटमेंट जाएगी। कंपनी में कौन क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का लिस्ट जाएगा। कंपनी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, उसकी स्टेटमेंट जाने वाली है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स अथॉरिटी से NOC ले लो, NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो कि तुम्हारी कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो NOC ले लेना है उन्हें। एंड लास्टली, अगर कोई भी पेंडिंग केस है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, तो उसके बारे में डिटेल्स बताओ। हो सकता है कि कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है दैट इज पेंडिंग इन NCLT या फिर एनी ऑफ द कोर्ट, तो वो डिटेल्स ऑफ द केस भी डिस्क्लोज करनी रहेगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है एक बार देखेंगे, शेयर होल्डर का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है उनका लिस्ट दे दो। इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टैक्स वगैरह ड्यू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं टैक्स की वजह से कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए NOC ले लो इनकम टैक्स अथॉरिटी से। एंड लास्टली, पर्टिकुलर्स ऑफ द केस जो भी पेंडिंग है, राइट। आफ्टरवर्ड्स LLP अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, जैसे ही LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इन सभी डिटेल से फॉर्म से इफ़ द ROC इज सेटिस्फाइड, ROC दे देगा यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन से फॉर्म में, फॉर्म INC 19 में। 18 ये रहा एंड देन 19 में मिल जाएगा तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी किस में कन्वर्ट हुई है, LLP में। देखते हैं क्या कंडीशंस है टू फुलफिल फॉर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, देखो ही मत पीछे, बहुत सिंपल है, बिना देखे हो जाएगा। कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है तो क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। कहने से कंपनी में मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स थे, अभी वो सारे मेंबर्स और डायरेक्टर्स क्या बन जाएंगे, LLP के पार्टनर्स बन जाएंगे। सिंपल, बस यही पहला पॉइंट है। अच्छा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन, कंपनी को जिनको पैसे देने, वो क्रेडिटर्स अग्री करने चाहिए। तो हमें क्रेडिटर्स से NOC ले लेना है कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी कन्वर्ट होना चाह रही है, बिकॉज कन्वर्जन इज़ अ बिग मैटर, कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कंपनी ऐसा नहीं है कि ROC के पास फॉर्म भी फाइल नहीं कर रही है, रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही है, तो कोई भी पेंडिंग फॉर्म नहीं होना चाहिए।
कंपनी के अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, सारे के सारे कंप्लाइंसेस अप टू डेट होने चाहिए, चाहे हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, चाहे आरओसी की फाइलिंग की बात करें, या कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, बट सारे कंप्लाइंसेस करने। दीज आर द थिंग जो तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स विल बिकम द पार्टनर्स। क्रेडिटर्स का कंसेंट ले लो, कोई भी पर्टिकुलर केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी आरओसी की फाइलिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, सारे कंप्लाइंसेस अप टू डेट होने चाहिए, एंड देयर शुड बी नो ओपन चार्जेस अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, अभी लेट अस सी कि कन्वर्जन के बाद इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कंपनी खत्म, कंपनी डिसॉल्व होगी, अब उसकी आइडेंटिटी किसकी होगी? एलएलपी की आइडेंटिटी हो गई है। सो यहाँ पर कन्वर्जन के बाद ही कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, एंड व्हेन आई से कि कन्वर्जन के बाद हमारी कंपनी डिसॉल्व हो गई है, तो आरओसी उसके रजिस्टर में से नाम रिमूव कर देगा ना, ये आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज बनाते हैं, बिकॉज द कंपनी इज गेटिंग डिसॉल्व, तो कंपनी का नाम रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सुनो ना, ये कंपनी थी, कंपनी की लाइबिलिटी थी 20 lakhs की, कंपनी अभी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है, तो ये लाइबिलिटी रहेगी क्या? ये 20 lakhs पे करना रहेगा क्या, या पे ही नहीं करना? बताओ जरा, पे तो करना रहेगा ना। सो क्या मैं कह सकती हूँ बिकॉज इसका स्टेटस चेंज हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हुई है, वो लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगा, प्रेजेंट लाइबिलिटी या फिर कोई भी अग्रीमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, दैट विल रिमेन एज इट इज, जैसी है वैसी ही रहेगी। अच्छा, ये कंपनी के जितने भी असेट्स थे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? एलएलपी में। लाइबिलिटीज एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगे कन्वर्जन के टाइम पे। हालांकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसी कंपनी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी क्या मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग रखने की ज़रूरत है? जैसे कंपनी में होता है ना मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग, एजीएम करानी है साल में एक बार, बट अब तो ये एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग मीटिंग? नो, नहीं, नको बाबा, एलएलपी में कौन सी मीटिंग, तो यहाँ पर मीटिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। एंड दैट आर द इफेक्ट जब तुम्हारी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है। सीमा नादान परिंदो, अगर आप हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ोगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा देर तक दिमाग में जाएगी और दिमाग में रिटेन भी रहेगी। बच्चों को लगता है कि मैम SBIL बोरिंग है, बिलीव मी SBIL इज नॉट सो बोरिंग, बट SBIL इज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी वास्ट। SBIL को समझना काफ़ी ईजी होता है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इज ओनली इन रिटेंशन, कि हम उसे याद कैसे करें, रिटेन कैसे करें। एक होता है कि आप याद कर रहे हो बिना समझे, बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, दैट इज रट्टाफाई कर रहे हो आप चीज़ों को। एक होता है तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, फिर याद कर रहे हो। एंड यू ऑल हैव टू फॉलो द सेकेंड अप्रोच, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है। पहले चीज़ों को समझो, लेक्चर देखो, पढ़ो, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर, रिटेन। और वो तभी होगा जब तुम बार बार रिवाइज करोगे। दिमाग में ये मत बैठाओ कोई भी सब्जेक्ट हो कि ये सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग है, ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है, ये तो होगा ही नहीं, ये न्यूमेरिकल है, इसमें केस लॉ है। आप लोग CS एग्जीक्यूटिव में, ऑब्वियस सी बात है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में टेक्निकल है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में ट्रिकी है, एंड दैट टेस्ट योर पेशेंस, दैट टेस्ट योर हार्ड वर्क। वरना तो हर एक बच्चा CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेता ना, अगर इतना ईजी होता तो। यू हैव टू हमेशा डू समथिंग डिफरेंट सो दैट तुम हमेशा ऊपर रहो, एंड हमेशा अपने दिमाग में वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आओ कि हमारे हो जाएगा, हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, जब पर्सपेक्टिव की बात आए ना, तो एक ही चीज़ को दो लोग अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, राइट। बट आई वांट कि मेरे सारे नादान परिंदे उसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें और समझें। आई होप आई एम वेरी क्लियर। चलो
नेक्स्ट आता है हमारा जब एलएलपी कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, अभी ये एलएलपी है, ये कंपनी में जा रही है, तो क्या बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग होगी? ना 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 ना, अरे एलएलपी में काई की बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग, एलएलपी में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो जोश जोश में होश नहीं गंवाने का, एलएलपी में हम बोलेंगे कि यहाँ पर पार्टनर्स की मीटिंग होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स से हम लोग कंसेंट लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे कि हम एलएलपी को कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में। जो भी पार्टनर्स विलिंग है डायरेक्टर्स बनने के लिए, बिकॉज कंपनी में तो डायरेक्टर्स होंगे, तो जो भी डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं उन्हें डीएससी और डिन लेना पड़ेगा। डिन डायरेक्टर्स की आन बान शान, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी होता है, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर लेना होगा। आफ्टरवर्ड्स अभी एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना रहेगा फॉर्म रन में। अच्छा, फॉर्म रन में नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, नेम अवेलेबल है, नेम विल गेट रिजर्व्ड। अभी फॉर्म जाएगा फॉर्म URC1 कुछ अटैचमेंट के साथ। दीदी URC1 मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनी, क्योंकि एलएलपी कंपनी में जा रही है ना। क्या अटैचमेंट है? मेंबर्स कौन है उनका लिस्ट, डायरेक्टर्स कौन बनने वाले, फर्स्ट डायरेक्टर्स वो बता दो, एफिडेविट चाहिए पार्टनर से कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि एलएलपी के पार्टनर्स ही डायरेक्टर्स बनेंगे। सो हमें पार्टनर से एफिडेविट चाहिए कि आप रेडी होना डायरेक्टर्स बनने के लिए। एंड लास्टली पार्टनर्स की लिस्ट चाहिए एलएलपी के। और क्या, अभी कुछ स्टेटमेंट चाहिए होगी, क्योंकि ये अटैचमेंट देख के अज्ञान तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैंने इसे भी सिंपलीफाई कर दिया है, ये ना स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स थे। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पर भी चार्ट बना दिया है कि स्टेटमेंट चाहिए ये पर्टिकुलर्स होना चाहिए। स्टेटमेंट चाहिए जिसमें अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताना है, और अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख हमारी शेयर कैपिटल है, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, इस तरह से बताना है। शेयर्स टेकन एंड अमाउंट पेड, कितने शेयर्स लिए कितना अमाउंट दिया है। क्रेडिटर को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एनओसी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की कॉपी और अकाउंट्स का स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट है। अभी इफ़ यू विल सी तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अटैचमेंट्स आ गए विच आर मोर देन इनफ टू राइट एंड टू लर्न। तो URC1 के साथ ये सारे अटैचमेंट्स भी जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ कंपनी, फॉर्म स्पाइस प्लस फाइल होगा। स्पाइस प्लस क्या होता है? स्पाइस प्लस भूल गए? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, वो जाएगा EAOA EMOA के पास। ROC सेटिस्फाइड है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, एंड स्वाहा हमारी LLP कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। अभी देखो ये क्या कंडीशंस है टू फुलफिल फॉर कन्वर्जन। जब कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही थी हमने वो तो देखा ही, अभी LLP कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले सारे पार्टनर्स अग्री करने चाहिए दैट LLP कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, LLP को भी पूरा कंप्लाइंस करना है, जो भी रिटर्न है, जो भी कंप्लाइंसेस है उसका। अच्छा, LLP में यहाँ पर बोला है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना है, 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश लैंग्वेज के और एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में। जब भी न्यूज़पेपर पब्लिश होगा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो जाएगा ही, साथ में वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करना है। LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए जो कि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। एंड लास्टली कोई भी ओपन चार्जेस नहीं होना चाहिए। दीज आर द कन्वर्जन, जो भी कन्वर्जन के लिए कंडीशंस है। ठीक है, नेक्स्ट OPC इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनी अदर कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर है, वो किसी भी कंपनी में कन्वर्ट हो रही, इधर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो क्या ध्यान रखना है, OPC कंपनी में कन्वर्ट हो रही। सेम पॉइंट, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा। जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज पहले जाता है। SR पास करोगे। अच्छा, SR पास किसके लिए करते हैं? कन्वर्जन के लिए, MO एंड AOA को ऑल्टर करने के लिए। साथ ही साथ NOC ले लेना है कि किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अभी बिकॉज इट इज़ अ 1 पर्सन कंपनी, शेयर होल्डर तो एक ही होगा। डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1।
ठीक है, फिर हमने देखा एसआर पास हुआ है, पीछे पीछे एमजीटी 14 जाएगा, फॉर्म एमजीटी 14 फाइल करो 30 डेज के अंदर अंदर। अभी यहाँ पर कन्वर्जन का फॉर्म है फॉर्म INC 6, किसके पास फाइल कर रहे हैं, ROC के पास, कि हमारी OPC को किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर लो। फॉर्म INC 6 ROC के पास फाइल करेंगे ऑल्टर्ड MOA AOA के साथ। ROC को सही लगता है तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा फॉर्म INC 25 में। कन्वर्जन वाला फॉर्म कैसे याद करोगे, देखो INC 6 OPC 3 वर्ड से 1 पर्सन कंपनी, 3 का डबल 6, तो या तो OPC किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही या कोई कंपनी OPC में कन्वर्ट हो रही, फॉर्म INC 6 जाएगा। ये फॉर्म याद होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा फॉर्म INC 25 में। सी यहाँ पर आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग, है ना, तो तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम लोग तो बस पढ़ लो, यही चाहती हूँ मैं। और बस 80+ स्कोर करना है, SBIL में टारगेट होना चाहिए दैट यू कैन ईजिली स्कोर 80+। मेहनत मैं कर रही हूँ, नोट्स मैं लिख रही हूँ, बट आई वांट कि इस नोट्स को पढ़ तो लो। अगर मेरे बस में होता तो पढ़कर तुम्हारा एग्जाम भी मैं ही देकर आती। यही बोल रहे हो ना दीदी, मन की बात बोल दी आपने, एकदम मन की बात। बहुत नालायक हो तुम लोग। अभी OPC किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, इन चीज़ों के लिए जनरल मीटिंग, SR MGT 14, फॉर्म INC 6 जाएगा कन्वर्जन के लिए, ROC सेटिस्फाइड है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म INC 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या कंडीशंस है विच आर टू बी फुलफिल्ड फॉर कन्वर्जन। सी OPC किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कहने से OPC का MOA एंड AOA ऑल्टर होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, अगर OPC में एक ही डायरेक्टर है, बिकॉज OPC में मिनिमम एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ द OPC कंटेन्स ओनली 1 डायरेक्टर, तो आप नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज करो। पब्लिक है तो मिनिमम 2, पब्लिक है तो मिनिमम 3, प्राइवेट है तो मिनिमम 2। ठीक है, डन। और मेंबर्स भी इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, पब्लिक में 7 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज करो डायरेक्टर्स एंड इंक्रीज करो मेंबर्स। ये क्या है, हमारा कंडीशंस है कन्वर्जन को फुलफिल करने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका ध्यान रखना है रिलेटेड टू OPC। सबसे पहला, एक माइनर कभी भी OPC में मेंबर नहीं बन सकता है, ना ही वो नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, OPC कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए सेक्शन 8 कंपनी। कभी भी OPC सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मतलब वो किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है बट नॉट सेक्शन 8 कंपनी। OPC 2 एक्टिविटीज़ कैरी नहीं कर सकती है यहाँ पर, NBFC एक्टिविटीज़ और कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैरी ऑन नहीं कर सकती। जैसा कि वी हैव सीन कि माइनर मेंबर भी नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता, माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए शेयर्स भी होल्ड नहीं कर सकता। दीज आर द पॉइंट्स जो कि OPC से रिलेटेड पता होने चाहिए। नाउ हमारी प्राइवेट पब्लिक कंपनी OPC में कन्वर्ट होना चाहती, वाइस वर्सा है, तो क्या पॉइंट है, ये मैं चाहती हूँ आंखें बंद कर लो, सच में आंखें बंद करो, है ना, ऐसे ही नहीं बोलने के लिए नहीं। अभी तक जो भी पढ़ा है ना हम देख रहे हैं, इस पॉइंट में, इस चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। बोर्ड मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है 7 डेज पहले, मेरी आंखें बंद है, तुम्हारी भी बंद होनी चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, टॉपिक क्या है, प्राइवेट कंपनी OPC में कन्वर्ट हो रही है, बोर्ड रेजोल्यूशन कन्वर्जन के लिए डेट टाइम प्लेस डिसाइड करेंगे, जनरल मीटिंग का ऑथोराइज करेंगे एक पर्सन को जो कि क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, ऑथोराइज करेंगे एक पर्सन को जो ROC के साथ फाइलिंग करेगा एंड MOA AOA ऑल्टर कर देंगे। दूसरा, जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा मेंबर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को 21 क्लियर डेज पहले। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, फॉर्म MGT 14 फाइल होगा 30 डेज के अंदर अंदर ROC के पास। अभी कन्वर्जन हो रहा है, हमने देखा तो OPC चाहे किसी कंपनी में कन्वर्ट हो रही, चाहे कोई कंपनी OPC में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्म जाएगा फॉर्म INC 6, वो फॉर्म INC 6 ROC के पास फाइल करेंगे, पूछेंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ROC इफ सेटिस्फाइड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा एंड दैट इज इट। ठीक है,
आई होप मेरे साथ बोला होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना बस, कन्वर्जन के टाइम पर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। जब भी हम फॉर्म INC 6 ROC के पास फाइल कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे एज एन अटैचमेंट। पहला ऑल्टर्ड EAOA MOA, जो भी ऑल्टर करा हुआ EMOA EAOA वो जाएगा। कॉपी ऑफ NOC जाएगी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, थर्ड एफिडेविट जाएगा डायरेक्टर से, जो कि कंफर्म करेंगे कि मेंबर्स की कंसेंट ले ली है, मेंबर्स को प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो INC 6 के साथ जाएंगे ROC के पास। एंड येस मेरे नादान परिंदों, दैट इज द एंड, दैट इज द स्वाहा of our chapter conversion, chapter number 6। and I hope कि अभी जो चैप्टर नंबर 6 का तुम्हारे दिमाग में डर था कि हो जाएगा ना चैप्टर नंबर 6, वो डर खत्म हो गया होगा। प्लीज़ लेट मी नो ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वन शॉट लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आई नो आप लोगों को बहुत इंतजार रहता है वन शॉट लेक्चर्स का, एंड सारे वन शॉट लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के मिल रहे होंगे। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि क्या इन्जॉय कर रहे हो, क्या प्रॉपर तरीके से रिविजन हो रहा है। एंड इफ़ यू आर समवन जो पहली बार देख रहे हो तो कैसा लग रहा है। ये नोट्स आपको सिद्धांत बैच में मिल जाएंगे वंस यू लॉग इन टू द PW ऐप, एंड डेफिनेटली इस नोट्स से पढ़ सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, एंड दिस इज द टाइम टू गिव योर 100%, so please give your 100%, and this is CS Mehendee Tushnewal signing off. Bye bye.